महाराष्ट्र की राजनीति में अगर पार सेंटर शब्द किसी एक चेहरे के साथ जुड़ा था तो वो चेहरा था अजीत पवार का। लेकिन अजीत पवार के दुखद निधन से अब कई सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब महाराष्ट्र में एनसीपी का भविष्य क्या होगा और इसके साथ ही एनसीपी का नया बॉस कौन होगा और क्या एनसीपी अभी भी यानी कि आगे भी एनडीए के साथ रहेगी या फिर महाराष्ट्र में अब कोई एक नया मोड़ आएगा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बदकही में आपका स्वागत है। अजीत पवार के कद को समझना होगा तो उसके लिए आप विनोद तावड़े ने, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने जो श्रद्धांजलि दी उसकी पहली दो लाइनों को देखना होगा और समझना होगा। विनोद तावड़े ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बारामती की मिट्टी से उठा तूफान आज उसी मिट्टी में शांत हो गया। यानी कि अजीत पवार दादा किसी तूफान से कम नहीं थे। बारामती का तूफान बोलते थे कि बारामती की मिट्टी से वो तूफान उठा था और तूफान भी वो ऐसा जो कई सारे राजनीतिक समीकरणों को बैलेंस भी करता था, बनाता बिगाड़ता भी था। आज सुबह एक एरोप्लेन क्रैश में उनका दुखद निधन हो गया। मुंबई से वो निकले थे अपने निजी एयरक्राफ्ट में और बारामती उनको पहुंचना था जिला परिषद के चुनाव के प्रचार के लिए। बारामती उनका गढ़ माना जाता है, जहां से अजीत पवार दादा का राजनीतिक करियर शुरू हुआ, जहां से लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया, अपने सर आंखों पर बैठाया और आज उसी मिट्टी में वो शांत हो गए। तो मुंबई से वो निकले थे जिला परिषद चुनाव के लिए, प्रचार के लिए, अपने गनर के साथ। उसमें पायलट थे और उसमें उनके समर्थक थे। लेकिन जब बारामती पर जो रनवे था, जब वहाँ पर पायलट ने जो प्लेन था उसको लैंड कराने की कोशिश की, तो लैंड कराने के साथ ही जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया और क्रैश के साथ ही एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट भी ऐसा कि आसमान तक आग की लपटें देखी जा सकती हैं और उसमें सवार 5 लोगों की दुखद मौत हो गई। यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति को गड़बड़ाने वाला आज एक्सीडेंट सभी लोगों ने देखा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पल भर में वो 35 से 40 मिनट की जो यात्रा थी वो पल भर में शोक के मातम में बदल जाएगी और पूरा पवार परिवार ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र में एक शोक की लहर आज दिखाई दी। और जिसने भी इस खबर को सुना, जिसने भी इस खबर को देखा, वो स्तब्ध रह गया, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ आज होने वाला है। आज की सुबह ऐसा अपशगुन लेकर आएगी। लेकिन इसमें भी एक बड़ा दुखद पहलू और सामने आया कि तब की बात है जब ममता बनर्जी का बयान सामने आया, और वो भी तब तक आया जब तक अजीत पवार दादा का उनकी जो डेड बॉडी थी, उनका जो शव है, जो पार्थिव शव है, उसकी पहचान भी नहीं हो पाई थी। और ममता बनर्जी ने उसमें राजनीति करना शुरू भी कर दिया, क्योंकि राजनीति है। राजनीति कभी मौके नहीं देखती, राजनीति कभी ये नहीं देखती कि ये क्षण इस वक्त दुख मनाने का है या सुख मनाने का या राजनीति करने का है। ममता बनर्जी ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। ममता बनर्जी ने कहा कि अजीत पवार वापस शरद पवार जी की पार्टी में, इनकी वो मर्ज होना चाहते थे, वो वापस घर वापसी करना चाहते थे, और उससे पहले ये एक्सीडेंट हो गया। यानी कि साफ इशारा था मोदी सरकार की तरफ, ये साफ इशारा था बीजेपी की तरफ। यानी कि ममता बनर्जी का टारगेट था कि बीजेपी के इशारे पर या प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार के इशारे पर ये एक्सीडेंट हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। और इसमें सुर में सुर मिलाने का काम किया अखिलेश यादव ने। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जांच करने में कोई भी, मतलब कह सकते हैं, कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जांच होनी ही चाहिए। यानी कि वो तब जब अंतिम संस्कार तो छोड़ो, जब तक डेड बॉडी यानी कि पार्थिव शरीर भी नहीं मिला, उसकी पहचान भी नहीं हो पाई, उससे पहले ये राजनीति शुरू हो गई। हालांकि शरद पवार ने इन दोनों को आड़े हाथों लिया और उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, शरद पवार ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। शरद पवार ने कहा कि एक बहुत बड़ी क्षति है और यह पूरे महाराष्ट्र के लिए एक क्षति है, इसकी भरपाई करना असंभव है। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को खोना सचमुच दिल दहलाने वाला है, सचमुच दिल दहला देने वाला है। हालांकि कुछ लोग इस घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, उनको एक नसीहत है,
उनको उन पर तंज भी कसा है शरद पवार ने कि कुछ लोग इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे मैं बहुत निराश हूँ। ये शरद पवार ने कहा है, इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, ये एकमात्र दुर्घटना थी। इस क्षति का दर्द हम सभी महाराष्ट्रवासी महसूस कर रहे हैं। कृपया मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसमें राजनीति ना घसीटें, इसमें राजनीति ना घसीटें। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। ये शरद पवार ने साफ तौर पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को बोला कि राजनीति ना करें, लेकिन राजनीति क्या, ममता बनर्जी तो को मौका चाहिए था, उनको वो मौका मिल गया मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए। हालांकि इसमें बड़ा पलटवार किया रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि ये जो बयान है ना वो हल्की मानसिकता दिखाता है, ये घटिया मानसिकता दिखाता है। इन लोगों की जो पलटवार करते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि घटिया मानसिकता है और बहुत ही हल्कापन है। उन्होंने कहा कि ये बयान शर्मनाक है, ममता बनर्जी का निंदनीय है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और ऐसे में जो अजीत पवार दादा का परिवार है वो भी ममता बनर्जी को माफ़ नहीं करेगा। साफ तौर पर पलटवार किया और इसके बाद अब शरद पवार का बयान भी सामने आ गया है और उन्होंने भी कहा कि वो आहत है जो रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा उस पर मोहर लगाने का काम किया, क्योंकि कोई भी परिवार नहीं चाहेगा कि इस तरह के एक्सीडेंट पर, इस तरह की मौत पर किसी भी तरह की राजनीति हो। हालांकि अब सवाल ये आ रहा है कि जहाँ तक क्योंकि दादा के आपको उनके राजनीतिक कद यानी कि उनके व्यक्तित्व को भी समझना पड़ेगा। विधायक जोड़ना हो या सत्ता का गणित सेट करना हो या केंद्र और राज्य में बेहतर तालमेल करना हो, इसमें अजीत पवार दादा का रोल बेहद निर्णायक रहा। और समय समय पर सबने देखा कि किस तरह से शरद पवार के साथ मिलकर वो सत्ता में उस वक्त यूपीए के समय में आए और जब शरद पवार नहीं माने तो सत्ता के नज़दीक उन्होंने अपने को रखा और पार्टी इसी वजह से दो फाड़ हुई और फिर अजीत पवार एनडीए में आए। ये सबके सामने है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अजीत पवार दादा के बाद कौन, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पहला नाम आ रहा है प्रफुल्ल पटेल, जो दिल्ली के भी बेहद करीबी हैं, दिल्ली कनेक्शन के साथ बेहद मजबूती उनकी मानी जाती है और राष्ट्रीय राजनीति का भी उनको बड़ा अनुभव है। लेकिन ज़मीनी पकड़ उनकी इतनी मजबूत नहीं मानी जाती जितनी अजीत पवार दादा की थी। दूसरा नाम सुनील तटकरे का आता है, जो कोंकण जो बेल्ट है उसमें बेहद प्रभावशाली नाम है सुनील तटकरे का। संगठन पर भी इनकी पकड़ है, लेकिन जो सबसे बड़ी कमजोरी है उनका करिश्माई फेस नहीं है। अगर कोंकण बेल्ट को छोड़ दें तो बाहर वो उस तरह का उनका जो चेहरा है वो जादू पैदा नहीं करता है। इसके अलावा छगन भुजबल हैं। छगन भुजबल ओबीसी चेहरे के तौर पर, बड़े चेहरे के तौर पर माने जाते हैं, अनुभव भी है उनके पास, लेकिन उम्र और उनके साथ जो आए दिन विवाद जुड़ते रहते हैं वो एक बड़ी बाधा पैदा करते हैं। और नई पीढ़ी की बात करें तो नई पीढ़ी में अजीत दादा हैं, उनके बेटे हैं पार्थ और जय। पार्थ एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो नई पीढ़ी के तौर पर पार्थ का भी चेहरा सामने आ सकता है। और अगर मर्ज किया जाता है, जो बातें भी चल रही थी कि एक बार फिर से परिवार एक हो सकता है, तो सुप्रिया सुले महिला चेहरा भी है, पकड़ भी अच्छी है, अनुभव भी है राष्ट्रीय राजनीति। और ऐसे में सुप्रिया सुले अगर ये मर्ज होता है तब की ये चेहरा सामने आएगा। सुप्रिया सुले भी पार्टी की कमान संभाल सकती हैं, जो कुछ सहमति बनती हुई दिखी थी कि महाराष्ट्र की राजनीति अजीत पवार करेंगे और दिल्ली की राजनीति सुप्रिया सुले करेंगी। तो ऐसे में ये अब समीकरण कितना बदलेगा या इसी पर रहेंगे कि पार्थ महाराष्ट्र की राजनीति संभालेंगे, सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति संभालेंगे, तो अब आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो एनसीपी की आत्मा तो शरद पवार ही है। तो और सवाल ये भी उठ रहा है, क्या इस एक्सीडेंट के बाद शरद पवार गुट को नया जीवन मिलेगा? लेकिन इसके साथ और भी कुछ सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। वो है कि क्या एनडीए में, क्योंकि अब अजीत पवार नहीं रहे, तो क्या उनके जो विधायक हैं, जो नेता हैं, क्या वो एनडीए में बीजेपी के साथ या शिवसेना के साथ उनका विलय हो जाएगा? अगर नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो तब इस कंडीशन में ये हो सकता है। इसके अलावा शर्तों पर समर्थन, जैसे भी चल रहा था कि अगर मंत्री पद इनके बने रहेंगे या कुछ और मंत्री नए चेहरे लाएंगे तो मजबूत चेहरा नेतृत्व करेगा, तो शर्तों पर समर्थन जारी रह सकता है एनडीए को। वहीं अगर शरद पवार गुट हावी हो गया तो फिर क्या होगा? अगर शरद पवार गुट हावी हो गया तो फिर जो एनसीपी अभी है अजीत पवार दादा वाली, वो शरद पवार गुट में मर्ज हो जाएगी और विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। इसके अलावा जो अजीत पवार का ना होना सिर्फ एनसीपी नहीं, क्योंकि अजीत पवार दादा का जो समीकरण करने का जो चतुराई थी, जो कौशल था, वो अब उनके ना होने से एनसीपी कह सकते हैं पूरे महाराष्ट्र, एनसीपी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के सत्ता संतुलन को बदल देगा। और ये समीकरण आने वाले दिनों में आपको बदलते और बिगड़ते हुए दिखाई भी देंगे।
क्योंकि मराठा वोट की बात हो, ओबीसी वोट की बात हो, बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन की बात हो या विपक्ष का पुनर्गठन, ये सारे समीकरण आपको बनते और बदलते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि एक चेहरा अजीत पवार दादा का जो चेहरा था वो हटा और अब शतरंज की पूरी बाजी बदलती हुई दिखाई दे रही है, पलटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एनसीपी के सामने अब अस्तित्व का संकट है। क्योंकि जो चेहरा था वो बड़ा भरोसेमंद था, वो बेहतर तालमेल का प्रतीक था, वो सत्ता और संगठन के बीच में एक पुल का काम करता था कि दोनों ही जगह उनकी मजबूत पकड़ थी। इसलिए नया नेतृत्व या सत्ता की राजनीति में अपनी पहचान ना खो दे, इसको लेकर भी अटकलों का दौर जारी हो गया है। क्योंकि अब सवाल यही है कि एनसीपी बचेगी या केवल इतिहास बन जाएगी। ये तो आने वाला समय बताएगा, आने वाला भविष्य बताएगा कि एनसीपी का भविष्य क्या होगा, वो बचेगी या इतिहास में बदल जाएगी। लेकिन एक अटल सत्य जरूर रहेगा कि शानदार राजनीतिक सफर तय करने के बाद भी अजीत पवार दादा कभी साहेब नहीं बन पाए।